यस हेलो। तो अपन कल बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में अपन न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स, ठीक है। न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में मैंने पहले बता दिया कि डिफरेंट टाइप ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर रेडिएशंस को काउंट करने के लिए अपन एक इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, इसको न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर कहते हैं। और उसमें से अपन फर्स्ट टाइप काइंड ऑफ डिटेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, गैस फील्ड डिटेक्टर्स। वो गैस फील्ड डिटेक्टर्स क्या थे कि जो गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट होता है। और गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल को मैंने डिफरेंट टाइप करैक्टरिस्टिक रीजन में डिवाइड किया था, रिकॉम्बिनेशन रीजन, आयनाइजेशन सैचुरेशन रीजन, प्रोपोर्शनल रीजन, जीएम का रीजन। तो उसमें से अपने पास प्रोपोर्शनल रीजन के अंदर वर्क करने वाले गैस फील्ड डिटेक्टर को प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं। अपने पास पहले आयनाइजेशन चैम्बर था और उस चैम्बर के अंदर लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये था कि वो लो एनर्जी के पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अपन ने कुछ हायर इस रेडिएशन पार्टिकल की जो आयनाइजेशन ट्यूब है, या अपने एक बेसिक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि एक गैस फील्ड डिटेक्टर में आयनाइजेशन ट्यूब होती है और ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोडों के बीच पर जो वोल्टेज है वो वेरी स्मॉल रीजन थी, 100 to 100 वोल्ट इन द आयनाइजेशन चैम्बर, बट अबव टू दिस वोल्टेज रीजन अप्रोक्सीमेट 100-800 वोल्टेज के नियर यदि वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर दें तो उस कंडीशन में केवल प्राइमरी आयनाइजेशन ही नहीं होता, सेकेंडरी आयनाइजेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन एवलॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस बेसिस पर, इस सेकेंडरी आयनाइजेशन बेसिस पर वर्क करने वाले काउंटर को प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं। अपन प्रोपोर्शनल काउंटर के लिए वही बेसिक एलिमेंट के बारे में बात करें कि इसके अंदर एक वही सिलेंड्रिकल मेटेलिक सरफेस होती है, इस वर्क एज ए कैथोड। कैथोड है, इसके एक्सियल के अलोंग एक थीन वायर है और दोनों जो मेटेलिक सरफेस है और थीन वायर आर इंसुलेटेड ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेटेड है। इसके अंदर लो प्रेशर के ऊपर इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस फॉर्म्स में फिलअप किया हुआ, जैसे नियोन और कुछ मीथेन गैस का मिक्सचर भी होता है इसमें, ठीक है। वो कैंसिंग का काम करता है, ठीक है। मान लें कि नियोन प्लस मीथेन गैस यूज करते हैं, ये 90% होता है। मैन जो एक्टिव वर्किंग है अप्रोक्सीमेट 10% होती है। प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर होने से जो इंटरली जो कोलिजन्स है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, ये थीन वायर इज वर्क एज ए एनोड और ये मेटलिक सरफेस वर्क एज ए कैथोड, ठीक है। अब एनोड और कैथोड कैसे बनेंगे कि अपन एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको ऐड कर देंगे, हाई वोल्टेज बैटरी जिसका वेरिएबल सस मतलब अब 0 से लेकर 1000 वोल्ट के रीजन की होनी चाहिए, 0 से 1000 वोल्ट डीसी। दूसरा जो थीन वायर है वो एक्शनल सर्किट में अपन पल्सेस को काउंट करने के लिए करंट मोड में हाई पल्सेस की फॉर्म में वर्क करेगा तो अपन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इस ट्यूब आल्सो वी हैव द कैपेसिटेंस व्यूइंग। तो यहाँ अपने पास करंट मोड के अंदर सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे अपन पल्सेज मोड में करंट आते हैं उसमें कैपेसिटेंस सर्किट की एक्शनल सर्किट में रिक्वायर्ड होती है। इसके आउट में अपन क्या करते हैं, एक इंडिकेटेड सर्किट लगाते हैं, आईसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके द्वारा सिग्नल्स को एम्पलीफाइड करके चैनल मतलब मल्टीमीटर अपना जो भी स्केल है उसके अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक सर्किट सेम वही कंपोनेंट है, ट्यूब है, इसके अंदर एक्टिवेशन रीजन के लिए अपन इससे नियोन कुछ अपने क्रिप्टोन भी यूज किया जाता है, लेकिन हाई एनर्जी लो एनर्जी पार्टिकल हाई एनर्जी पार्टिकल पर डिपेंड करता है। इससे नियोन और क्रिप्टोन का अपना आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है, उसके बेसिस पर नोट करते हैं। तो अपने लो प्रेशर के ऊपर गैस में फिलअप कर रखी है, सिलेंड्रिकल हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्रोक्सीमेट टू 600 या 800 वोल्टेज के नियर होता है। दोनों इंसुलेटिव पैक है, मतलब दोनों प्लस आपस में इलेक्ट नहीं है, ठीक है। एक्शनल सर्किट रेजिस्टेंस आर से जुड़ा हुआ है जहाँ पर आपको स्केलिंग होगी, यहाँ हाई वोल्टेज पल्स होती है प्रोपोर्शनल काउंटर में, ठीक है। वर्किंग क्या होगी कि अपने पास में एक विंडो होगी, ठीक है। वो विंडो इंसुलेट वो सील्ड होती है, इसमें गैस आउट नहीं हो सकती, बट रेडिएशन आता है ट्रांसमिट फ्रॉम दिस। तो मान लें कि यहाँ से अपन इसमें से रेडिएशन बीम
रेडिएशन बीम इज इंजेक्ट बस अल्फा बीटा रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर के द्वारा। तो जैसे इसमें जाए तो आयनाइजेशन स्टार्ट होगा, गैस आयनाइजेशन स्टार्ट होगा, बट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स द हाई ड्यू टू द हाई वोल्टेज जनरेट द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेट इन दिस between the electrodes, radial electric field is generated of this value is the given by E is equal to potential difference R at ln B upon A, where V is the potential difference between the electrode, R is the distance from the anode कि मान R distance के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, B is the outer radius cylindrical surface की रेडियस और A is the जो थीन वायर है इसकी रेडियस है, आउटर सरफेस है उसकी, जबकि इनर सरफेस है कैथोड वाले की। ठीक है, तो ये हाई रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किनके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो जैसे यहाँ पर रेडिएशन के द्वारा आयनाइजेशन होता है तो वो आयन पेयर्स है वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। मीन्स मूव करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूव अलोंग टुवर्ड टू एनोड और पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड टू कैथोड, सिलेंड्रिकल है रेडियल फॉर्म में जाएंगे। बट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच हायर इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव आयन, बट इन दिस रीजन ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आयन आल्सो भी हैव मच मोबिलिटी, बट हायर मोबिलिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स गेन द हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द एक्सीलरेशन ऑफ एनोड। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ मान लो और वो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर एक्सेलरेटेड होता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन के कारण मच हैव हाई एनर्जी टू जनरेट द सेकेंडरी आयनाइजेशन इन द मीडियम। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि वो सेकेंडरी आयनाइजेशन के लिए सफिशिएंट होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर क्या होता है, एक अवलोंच प्रोड्यूस होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर चार इलेक्ट्रॉन जनरेट पेयर करते हैं, फिर चार वाले एट लैग होती है। इस टाइप से इसको अपन एवेलोंच कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन का एवेलोंच क्यों नहीं होता, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉजिटिव आयन की जो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं होते कि वो सेकेंडरी आयनाइजेशन के लिए सफिशिएंट हो, बट आल्सो भी इन द हाई वोल्टेज रीजन एज इन जंप इन लिमिटेशन प्रोपोर्शन रीजन देन पॉजिटिव आयंस आल्सो बी द एक्टिव एंड स्टिक ऑन द कैथोड सरफेस इंड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स और दीज इलेक्ट्रॉन्स अगेन आइसोलेटेड एंड इंड्यूस द फोटॉन्स। तो दिस प्रोसेस आल्सो बी produced by the positive ions in this chamber but is at a high voltage, but proportional region, in the proportional region only electron avalanche is the most probable, or this or individually electrons is separately avalanche does not interact different type primary electrons। तो हर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का जो एवलॉन्च है इसमें इंटरेक्ट नहीं करता, जबकि जो अपने पास हायर वोल्टेज रीजन में जैसे अपन लिमिटेड प्रोपोर्शन रीजन में जाते हैं तो ये जो प्राइमरी आयंस है उन प्राइमरी आयंस का जो एवलॉन्च है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करने लग जाता है, तो एक क्लाउडिंग प्रोड्यूस हो जाता है, जो शील्डिंग प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन इसमें सेपरेटली होता है, नॉट इंटरेक्टिंग नीचे जाता है। तो इसीलिए मल्टीप्लेक्शन फैक्टर इज द कांस्टेंट इन दिस रीजन। सो इंड्यूस हाई या इंड्यूस आयनेशन करंट या वोल्टेज प्लस इज आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द प्राइमरी आयंस, और नंबर ऑफ द प्राइमरी आयंस आल्सो बी डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन बीम। देन डायरेक्टली वी कैन से दैट the induced high pulse voltage is directly proportional to energy of the radiation। तो अपन एनर्जी काउंट कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा के लिए डिफरेंट टाइप प्रभाव होगा। मतलब इस प्रोपोर्शन काउंटर के अपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें कि अपने पास जो आयनाइजेशन करंट जो मल्टीप्लेक्शन फैक्टर एन के द्वारा जो इंड्यूस होता है, यहाँ अपन आयनाइजेशन करंट आई में और वोल्टेज वी में ग्राफ जब कैरेक्टरिस्टिक का प्लॉट करते हैं तो अपने पास से पहले प्रोपोर्शनल काउंटिंग रीजन, एक प्रोपोर्शनल रीजन आता है, बाद में वापिस वो लिमिटेशन रीजन के द्वारा एक फाइनाइट रीजन होता है, इसको अपन प्रोपोर्शनल रीजन बोलते हैं।
ये इस प्रोपोर्शनल रीजन, इस रीजन में जैसे मान लो कि दिस ग्राफ इज द 4 अल्फा मच हाइयर एनर्जी, तो बीटा के लिए ग्राफ क्या आएगा, जस्ट इससे लॉस आएगा। हाँ, आगे जाके ये दोनों इस बंच लिमिटेशन रीजन के अंदर क्या हो जाते हैं, सेम। गामा के लिए सबसे लेस आएगा। तो अपन इस रीजन में इस डायरेक्टली मल्टीप्लेक्शन फैक्टर इज द कॉस्ट, मतलब एवलांच ऑफ द प्राइमरी आयंस सेपरेटली not interact each other, but in this counter region, in this detector, the multiplication of जो ionization ions हैं, electrons है, उनके avalanche is produced around to the anode, और due to this avalanche of the electrons, the voltage is between the electrons is shielded, not affectance, मतलब above to this finite voltage, above to after to this region the voltage dependency on the ionization current is the cancel, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाद में शिल्डिंग होने से वोल्टेज डिफरेंस का कोई इफेक्टेंस नहीं रहता। तो अपन आगे वाले जीएम काउंटर रीजन में बात करेंगे इसकी। यहाँ मल्टीप्लेक्शन फैक्टर क्या है, फिक्स है। मैं यहाँ पर इसमें वर्किंग का वो सेम प्रोसेस आपने लिख लिया, डायग्राम बना लिया, मैन टारगेट अपने लिख लिया, ठीक है। इसके अंदर वर्किंग वही आयनाइजेशन होगा, सेकेंडरी आयनाइजेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स एनोड कवलेंस होंगे, रेजोनेंस एक्शन सर्किट के अंदर वोल्टेज पल्स हाइट आ जाएगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ द आयनाइजेशन कलेक्शन ऑन द इलेक्ट्रोड क्या होगा, मान लेते हैं अपन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइमरी आयनाइजेशन, मान लें कि प्राइमरी आयनाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P है, और n आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब उसको सेकेंडरी आयनाइजेशन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, T, और n आयन पेयर हो रहे हैं प्राइमरी। तो अपन पहले स्टार्ट में Np आयंस प्रोड्यूस होंगे, फिर सेकंड में अपन n² P आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि n का फिर n टाइम्स हो जाएगा, फिर थर्ड में अपन n³ हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट मल्टीप्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको अपन इलेक्ट्रॉन अवलोंस कहते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन अवलोंस में मल्टीप्लेक्शन जो फैक्टर मान सकते हैं अपन m, इसको आयन मल्टीप्लेक्शन कह सकते हैं। n है नंबर ऑफ आयंस और p है प्रोबेबिलिटी टू इंड्यूस द सेकेंडरी आयनाइजेशन। तो अपने पास इस टाइप से अपन टोटल मल्टीप्लेक्शन आयंस ये कह सकते हैं। ये अपने पास ये जो मैथमेटिकल फोर्स ये बन रहा है वो क्या है, जीरो मैग्नेटिक सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका वीनस रेशियो सेम है और इन्फाइनाइट टर्म्स है। तो इन्फाइनाइट टर्म को अपन सम ज्ञात करते हैं, तो A मीन्स NP 1 माइनस A अपॉन 1 माइनस R, और R की वैल्यू क्या आएगी इसमें, NP, केवल P आएगा। तो SN जेरोटिक सीरीज की फॉर्मूला होता है 1 माइनस R A अपॉन A, फर्स्ट टर्म कितनी है, NP, 1 माइनस R रेशियो, सेकंड में NP है तो N आएगा, तो दिस मीन्स N। ठीक, तो अपने पास जो फ्रैक्शनल रेशियो है M अपॉन N इज इक्वल टू P प्रोबेबिलिटी अपॉन 1 माइनस N। ठीक है, तो मतलब यहां प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसके बाद हाई वोल्टेज के ऊपर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये जो सेपरेटली अवलोंस से इंटरेक्शन के कारण क्लाउडिंग इफेक्ट होने से इंडिपेंडेंट गाइगर या लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन से इंटर होके लो एनर्जी वाला जो प्राइमरी आयन है और हाई एनर्जी वाला प्राइमरी आयन है, दोनों का एवलोंस प्रोड्यूस आपस में इंटरेक्ट होके सैचुरेशन स्टेट में चला जाता है, जिसमें अपन कहते हैं गाइगर मूल्य लिमिटेड प्रोपोर्शनल से गाइगर मूल्य में चला जाता है। तो अपने पास प्रोपोर्शनल काउंटर का डायग्राम आ गया, प्रिंसिपल वही सेम है, रीजन जो वोल्टेज है अपने बता दिया, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हाईली रेडियली इंड्यूस होता है, इसके बेसिस पर आयनाइजेशन पेयर के अवलोंस प्रोड्यूस होता है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट भी होता है, इसका मल्टीप्लेक्शन फैक्टर रेशियो ये होता है। इसका यूज बस इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक, मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो आउटपुट पल्स हाइट है इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन बीम। सो दिस काउंटर इज बेसिकली यूज टू काउंट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन बीम पार्टिकल्स। ठीक है, ये अपने पास एक प्रोपोर्शनल काउंटर। लेकिन इस प्रोपोर्शनल काउंटर में अपने पास
एक हाई वोल्टेज रीजन में, जब मान लो ये लो वोल्टेज एनर्जी वेरिएशन करते हैं और इलेक्ट्रोड के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वेरीज करते हैं, तो ये जो एवलोन्स अपन सेपरेटली काउंट कर रहे हैं इज नॉट प्रैक्टिकल। कि प्रैक्टिकली जो एवलोंच है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्लाउडिंग बन जाती है। क्लाउडिंग बनने से मतलब क्या क्या इफेक्ट हो जाता है, ये देखिए कि इस एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का एक बंच बन जाएगा, तो एनोड शिल्ड हो जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की जो वोल्टेज डिफरेंस है जो अपन इससे वेरीज कर रहे हैं वो क्या कर देगी, कंट्रोल हो जाएगा। तो मतलब जो आयनाइजेशन करंट है वो अपन लो एनर्जी हाई एनर्जी की जो पल्स है वो सेम हाइट रीजन में चली जाएगी। तो अपने पास इस प्रोपोर्शनल काउंटर को एक सफिशिएंट वोल्टेज रीजन में फॉर ए सफिशिएंट एंड आइडेंटिफाइड पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कुछ लिमिटेशंस होने के कारण अपन सेकंड जो यूनिवर्सल रूप से प्रैक्टिकली जो न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च के अंदर यूज करते हैं काउंटिंग रेट यूज करने के लिए, या अपन कह सकते हैं अपन किसी रेडियोएक्टिविटी को नोन करने के लिए अपन जो यूज करते हैं उसको कहते हैं जीएम काउंटर। अब देखिए जीएम काउंटर के अंदर क्या डिफरेंस होगा वो अपन डायग्राम देखो, गेज फील्ड डिटेक्टर्स के तीनों के सेम ही है। गाइगर मूलर काउंटर, उसको शॉर्ट में जीएम काउंटर बोलते हैं। जीएम काउंटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम गैस आयनाइजेशन मल्टीप्लेक्शन, जैसे गैस आयनाइजेशन मल्टीप्लेक्शन इसमें है। इसमें मल्टीप्लेक्शन फैक्टर इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट था, बट इन दिस मल्टीप्लेक्शन फैक्टर इज द इन द प्रोपोर्शंस गो टू इन द एवलोंस कंडीशन। गाइगर डिस्चार्जिंग पोजीशन जो अपन नोट करेंगे इसमें डिसाइड करेंगे कि गाइगर मूलर काउंटर इज ए गैस फील्ड डिटेक्टर ऑपरेट ऑन द गैस मल्टीप्लेक्शन फैक्टर, गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, वह वर्क इन द गाइगर मूलर रीजन, और गाइगर मूलर रीजन को अपन डिफाइन करने के लिए देखे अपन इस प्रिंसिपल के ऊपर मैंने बताया कि तीन, यह अपने पास यहां तक रीजन जो बनता है लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन। ठीक है, इसके बाद में अपने पास एक कांस्टेंट वोल्टेज रीजन प्लेट्यू आता है फाइनाइट वोल्टेज तक, प्रैक्टिकली 600 से 800 के बीच आता है। थ्योरेटिकली अपन तो 1000 वोल्टेज के नियर, वो गैस की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में फिर वोल्टेज कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन में चली जाती है, जो अनयूजेबल हो जाती है। तो इस प्लेट्यू रीजन के अंदर अपने जो वर्क करने वाले को अपन जीएम काउंटर कहते हैं। इसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि फॉर अल्फा बीटा गामा तीनों का प्लेट्यू जो कर्व है इन द सेम लेवल पे आता है। मतलब इसमें इतना हाई इंटरेक्शन अवलोंच हो जाता है कि बीच के अंदर एनर्जी और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाती है। प्रोपोर्शनल काउंटर में एनर्जी पर डिपेंड था और वोल्टेज पर डिपेंड था, क्या आउटपुट पल्स या आयनाइजेशन फैक्टर। बट इन दिस रीजन द आयनाइजेशन करंट इज सैचुरेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ बीम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन। सो दिस इज आल्सो बीन नोन द ब्लाइंड डिटेक्टर। इसको हम ब्लाइंड डिटेक्टर भी बोलते हैं। ब्लाइंड डिटेक्टर बोलने का मतलब है कि पार्टिकल का आइडेंटिफाई अल्फा बीटा गामा सबके लिए सैचुरेशन वोल्टेज लेवल सेम आ जाता है। ठीक है, हाँ इसको हाई लो एनर्जी गामा के लिए सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है और मोस्टली पार्टिकल रेडिएशंस के लिए क्या होता है यूजेबल होता है। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वही एक सिलेंड्रिकल कॉपर, एक कॉपर वायर का होता है, आयरन का अपने पास एक मेटेलिक प्योर मेटेलिक इलेक्ट्रोड के रूप में सिलेंड्रिकल होलो स्पेयर यूज करते हैं, और एक थीन वायर अंगस्टन का से अपन मतलब जिसका अपन मेटलिक ये कहते हैं इलेक्ट्रोड के लिए वो मेटल यूज करते हैं जिसमें हाईली कंडक्टिविटी हो और हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, मतलब उसके अंदर कोई स्ट्रिक करने से इसमें मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए और आयनाइजेशन भी हाई होना चाहिए। दोनों
मेटेलिक कवर सरफेस को उसको दोनों को एक ग्लास ट्यूब के अंदर पैक करते हैं। कभी डायग्राम में आप देखोगे तो इस टाइप से थोड़ा सा यू दिखाई देगा, मतलब आउटरली ग्लास विंडो में पैक होता है, ठीक है। मतलब ऊपर एक ग्लास की ट्यूब सील्ड है, अंदर मेटेलिक सरफेस है, थीन वायर है, दोनों इंसुलेटरली पैक है, इंसुलेटिंग पैक भी है। इसके अंदर बेसिकली इसमें आर्गन गैस यूज होती है। आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, इनका जो यूज करने का आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंट है, तो डिटेक्टिंग होने वाले पार्टिकल के लिए यूज होता है। बेसिकली इसमें ऑर्गन यूज की जाती है और एथिल एल्कोहल क्लेंसिंग के रूप में यूज की जाती है। वो 10 से लेकर 5% के बीच में, अबाउट टू 90% होती है ऑर्गन, हमारा इनर्ट गैस होती है, और 10 से लेकर 5% होती है जो कैंचिंग एजेंट भी कहते हैं। सो कैंचिंग की प्रोसेस को भी अपन इसी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि कैंचिंग क्या होता है, इसमें उस टाइप का प्रोसेस होता है। देखिए अपन गाइगर डिस्चार्जिंग सेम विंडो रेडिएशन बीम के लिए एक्सटर्नली जो से 1200 वोल्टेज तक भी रहता है, वो एक्शन सर्किट रेजिस्टेंस आईसी चैनल सेट होता है। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल प्लेट्यूब ये आता है जो गाइगर मॉडल रीजन में होता है। स्ट्रक्चर हो गया, वर्किंग सेम, यहाँ रेडिएशन बीम इसमें इंजेक्ट होगी, आयनाइजेशन प्राइमरी होने के बाद सेकेंडरी आयनाइजेशन सैचुरेट लेवल पर चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एवलोंच, जो प्राइमरी आयंस के जो एवलोंच इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरेक्ट एंड द शील्ड ऑन द एनोड वायर, एनोड वायर को पूरा क्वेंच कर देते हैं, पूरा मतलब शील्ड कर देते हैं, ताकि इंडिपेंडेंट हो जाती है आउटपुट पल्स वोल्टेज एप्लाइड वोल्टेज पर। लेकिन इसके अंदर एक डिस्चार्जिंग गाइगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस आल्सो भी स्टार्ट। जैसे अपन प्राइमरी फोटोन्स की बात करें, जैसे फोटोन गाइगर फोटोन भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन दो हैं और बोथ आर सफिशिएंट टू इंड्यूस द सेकेंडरी आयनाइजेशन, बट पॉजिटिव आयन जो 2r2 कैथोड, इलेक्ट्रॉनों का वही प्रोसेस है, बस इतना फर्क है कि एवलोंच प्रोड्यूस होगा, इंटरेक्ट होकर क्लाउड बना देगा एनोड पर। लेकिन पॉजिटिव आयंस भी इस कंडीशन पर क्या करेंगे, मच सो सफिशिएंट गेन द एनर्जी एंड स्टिक ऑन द कैथोड सरफेस, और कैथोड इज अ मेटेलिक सरफेस, तो उस कैथोड सरफेस के ऊपर स्टिक होने से पहले इसमें क्यूजिंग एजेंट होता है एक, जो अपन क्वेंचिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। उस क्यूजिंग एजेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, आयन नहीं, वो पेल नहीं, आयनाइजेशन आयन नहीं हो पाता, लेकिन एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होके वो डी एक्साइटेड होता है तो फोटोन इमिट कर देता है। गाइगर फोटोन कौन से होते हैं कि पॉजिटिव आयन हाईली एक्सेलरेटेड स्टिक द क्वेंच एजेंट एटम, और क्वेंच एजेंट से स्टिक करके उसका पोटेंशियल क्वेंचिंग एजेंट को इस टाइप से सिलेक्ट करते हैं कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो केवल एक्साइटेड होकर डी एक्साइटेड होकर फोटोन इमिट कर देते हैं। और वो अल्ट्रावोलेट रीजन के फोटोन होते हैं, और वो फोटोन इस कैथोड सरफेस पर जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन इमिट कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सेलरेटेड होते हैं टुवर्ड टू एनोड, और वहां पर जो अपन मीडियम वे बाय द एवलोंच ए हाई इलेक्ट्रॉन बंच आल्सो प्रोड्यूस, मतलब फिर हाई एनर्जी गेन करके एवलोन पर इलेक्ट्रॉन अवलोंच प्रोड्यूस कर देता है। तो कंप्लीटली इसको मल्टीप्लेक्शन गाइगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब इसके द्वारा शील्डिंग होने लग जाती है दोनों के बीच में, तो अपने पास इफेक्टेंस से आउटपुट वोल्टेज का लैस हो जाता है। तो इस गाइगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, लिमिटेड फॉर्म में कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिव आयंस को स्टिक डायरेक्टली कैथोड पे स्टिक नहीं होने के लिए क्वेंचिंग एजेंट का इस टाइप से सिलेक्शन किया जाता है कि गाइगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस को लिमिटेडली इस टाइप के फोटोन इमिट करेंगे, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर पाए, ताकि अपन जो लेवल सैचुरेशन वोल्टेज है आउटपुट पल्स है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अपन प्रोसेस वही है, इसमें गाइगर डिस्चार्जिंग होती है, क्वेंचिंग प्रोसेस होती है। गाइगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस का मतलब फोटोन इमिट होते हैं, और वो फोटोन इमिट होके जो स्टिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन इमिट करके उसमें मल्टीपल आयनाइजेशन करते हैं, इसको गाइगर डिस्चार्जिंग करते हैं, और इसको कंट्रोल करने की जो प्रोसेस को क्वेंचिंग प्रोसेस करते हैं। अपन इस गाइगर मूलर जो काउंटर है, जीएम काउंटर है, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रीजन है वो एक प्लेट्यू कर्व है। कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली पूछे जीएम काउंटर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें, तो जीएम काउंटर कैरेक्टरिस्टिक का जो प्रैक्टिकली प्लॉट करते हैं, जैसे अपने एक प्रैक्टिकल भी है जीएम काउंटर में, तो आयनाइजेशन काउंटिंग रेट मान लो कि अपने पास n है और यहाँ वोल्टेज अप्लाइड V है, तो ये इस तरह का अपना एक प्लेट्यू टैग मारता है। ये है
कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जीएम काउंटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएम काउंटर है, इसके अंदर दो वोल्टेज, एक V1 जहां से प्लेटिव स्टार्ट होता है, आउट वोल्टेज थे V2, इन दोनों का एक मीड वोल्टेज निकालते हैं V1 प्लस V2 अपॉन हाफ। दिस वोल्टेज इज नॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ जीएम काउंटर, कि जीएम काउंटर को सबसे पहले यूज करने से बिफोर उसका वो वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं जिसमें मोर सफिशिएंटली वर्क इन दिस रीजन। तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज फाउंड कैसे करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करते हैं। तो यहाँ एक ग्राउंड रिपोर्ट अलग होती है। ग्राउंड रिपोर्ट वोल्टेज का मतलब होता है, जैसे रेडिएशन बीम तो अपने को रेडिएटिविटी रखी है, लेकिन इन्वायरमेंटली रेडिएशन भी होती है। तो वो इन्वायरमेंटली रेडिएशन के कारण भी इसमें कुछ आयनाइजेशन होकर यहाँ पर वोल्टेज पल्स आ जाता है, काउंटिंग रेट आ जाती है, वो अपन ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अपन एक्चुअली रिपोर्ट निकालने के लिए पहले विदाउट सोर्स अपन काउंटिंग रेट लेते हैं, फिर विद सोर्स काउंटिंग रेट लेते हैं। तो विदाउट सोर्स वाले से माइनस करके अपन एक्चुअली काउंटिंग रेट फाइंड आउट कर लेते हैं, और इस टाइप से अपन ऑपरेटिंग वोल्टेज निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो आउटपुट पल्स फॉर्म करंट, हाई वोल्टेज जंपिंग पल्स आती है, ठीक है, वो किस टाइप से, क्योंकि अपन यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन पल्स हाई वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, क्विंचिंग प्रोसेस के द्वारा पॉजिटिव आयन जो पल्सेस को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। देखो वोल्टेज नेगेटिव आएगी, इलेक्ट्रॉन की कल भी अपन बात करते हैं, ग्राफ है वो नेगेटिव या पॉजिटिव खींचे तो ऊपर अपन प्लॉट कीजिए नेगेटिव मान के, कि आउटपुट जो हाई वोल्टेज है वो यहां अपने पास टाइम के साथ किस टाइप की पल्स में आती है, अपने एक सैचुरेशन लेवल, काउंटिंग का एक लेवल होता है, इस लेवल तक, जैसे अपने पास ये Vs है, वो आउटपुट सैचुरेट वोल्टेज है, मतलब ये आउटपुट पल्स के ये अनवांटेड अनयूजुअल पल्स सिग्नल्स भी आते हैं, वो बीच में क्वेंचिंग जो अपने पास गाइगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस होती है। तो अपन काउंटिंग पल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किया है, तो इस काउंटिंग, इसका आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक पल्स फॉर्म है वो इस टाइप का होता है जीएम काउंटर में। इसके अंदर अपन इस टाइम ड्यूरेशन को तीन टाइप की प्रोसेस में, देखो अपने पास गाइगर डिस्चार्जिंग से रिलेटेड शॉर्ट नोट क्या होता है, केवल गाइगर डिस्चार्ज, केवल जीएम काउंटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आए तो अपन पहले कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बना लेते हैं, उसका इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में सब डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, बाद में अपन इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचते हैं। बाद में कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इसके अपन पास इसी कैरेक्टरिस्टिक को अपन कुछ पॉइंटों में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ दो प्रोसेस डिफाइन करते हैं, पहले तो गाइगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस और एक क्वेंचिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसमें क्वेंचिंग एजेंट एथिल एल्कोहल अपने ले रखा है, तो मैंने समझा दिया गाइगर डिस्चार्जिंग और गाइगर फोटोन के द्वारा गाइगर डिस्चार्जिंग होती है, मतलब मल्टीपल आयन पॉजिटिव आयन के द्वारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन आउटपुट प्रोड्यूस होना गाइगर डिस्चार्जिंग कहलाता है, उसको कंट्रोल करना क्वेंचिंग प्रोसेस कहलाती है। तो उसमें अपने एक टाइम ड्यूरिंग है, इसी कैरेक्टरिस्टिक को टाइम ड्यूरेशन होता है, डेड टाइम, रिकवरी टाइम, तो अपने पास एक डिफाइन करते हैं इसमें डेड टाइम, ठीक है। सेकेंड है रिकवरी टाइम, थर्ड है पैरालाइसिस टाइम, और एक बार इसको अपन रिसोल्विंग, सेम ही होता है, रिजॉल्विंग टाइम, मतलब रिसॉल्विंग टाइम। तो रिसॉल्विंग या पैरालाइसिस टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको अपन अलग टाइम कैरेक्टरिस्टिक से, मतलब की जो मोड के बेसिस पे डिफाइन कर लेते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। देखो डेड टाइम क्या होता है, देखो इस ग्राफ में देखो, वैसे किसी भी सिस्टम का डेड टाइम का मतलब होता है जिस समय वो किसी अपना जो पर्पज है उसका, जैसे अपना काउंट करना इसका पर्पज है, तो उस समय जिस टाइम इंटरवल में इसमें कोई पार्टिकल दे उसको डिटेक्ट न करे तो समझो उसका डेड टाइम है। लेकिन डेड टाइम का मतलब ये भी नहीं कि वो ऑफ है, ऑफ में आप पार्टिकल दोगे